देखिए, हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह के खात्मे के बाद अब बड़ा सवाल यहां यह है कि आगे क्या। ये सवाल इसीलिए क्योंकि इजराइल के हमले में नसरल्लाह की मौत के बाद मिडिल ईस्ट में टेंशन इस वक्त काफी बढ़ गई है। अब ये युद्ध एक अहम मोड़ पर है क्योंकि अब इसमें ईरान की डायरेक्ट एंट्री हो सकती है और अगर ऐसा हुआ तो एक महायुद्ध की चिंगारी भड़क सकती है। और इन सब के बीच हिजबुल्लाह के नए टॉप लीडर का ऐलान भी हो गया है। हाशिम सफीद्दीन को हिजबुल्लाह की कमान सौंपी गई है। वहीं लेबनान पर इजराइल के नॉन स्टॉप अटैक भी जारी हैं और इसी बीच खबर यह भी मिल रही है कि लेबनान में इजराइल ने ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है। वहीं इजराइल के ताबड़तोड़ एक्शन के बाद ईरान भी इस वक्त एक्टिव मोड में है। इजराइल के खिलाफ ईरान बड़ी प्लानिंग कर रहा है। अगर ईरान कोई बड़ा कदम उठाता है तो यह मानकर चलिए कि मिडिल ईस्ट में महायुद्ध तय है। तो जिस तरह से इस वक्त ऑपरेशन और भी बड़े स्तर पर चलाया जा रहा है, नसरल्लाह के अंत के बाद हिजबुल्लाह ब्रिगेड एक्टिव एक्शन में आ गई है। हिजबुल्लाह की सबसे खतरनाक यूनिट यहूदियों को निशाना बनाने के लिए तैयार। हिजबुल्लाह की यूनिट 910 में सबसे खूंखार लड़ाके हैं। इस यूनिट को ब्लैक शैडो के नाम से भी जाना जाता है। तो एक्शन में हिजबुल्लाह की सबसे खतरनाक यूनिट इस वक्त, और उसका एक्शन शुरू भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहूदियों को निशाना बनाने के लिए पूरी तरीके से ये यूनिट तैयार है। खूंखार लड़ाके हैं इस यूनिट में सबसे ज्यादा, जिसे ब्लैक शैडो के नाम से भी जाना जाता है। और हिजबुल्लाह के नए टॉप लीडर का ऐलान भी कर दिया गया है। हाशिम सफीद्दीन को हिजबुल्लाह का नया लीडर बना दिया गया है। हसन नसरल्लाह का भाई है हाशिम सफीद्दीन, जिसे अब कमान सौंपी गई है हिजबुल्लाह की। नसरल्लाह के बाद हाशिम ही अब हिजबुल्लाह की जिम्मेदारी संभालेगा। तो टॉप लीडर, नया लीडर हिजबुल्लाह का घोषित कर दिया गया है और वो कोई और नहीं बल्कि नसरल्लाह का ही भाई बताया जा रहा है, जिसका नाम है सफीद्दीन। हाशिम सफीद्दीन, हसन नसरल्लाह का भाई, जो अब हिजबुल्लाह की जिम्मेदारी संभालेगा। और देखिए, हाशिम सफीद्दीन जो अब हिजबुल्लाह को संभालने जा रहा है, जो नया लीडर है वो है कौन? देखिए, नसरल्लाह का ये चचेरा भाई है जिसे ये जिम्मेदारी दी गई है। हिजबुल्लाह का एक बड़ा नेता भी है, बड़े नेता के तौर पर पहले से ही से जाना जाता है, लेकिन अब ये नया चीफ बना दिया गया है नसरल्लाह की मौत के बाद। देखिए, एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मुखिया रहा है, जिहाद काउंसिल में भी ये शामिल रहा है, तो पहले से भी कई जिम्मेदारी निभा रहा था चचेरा भाई नसरल्लाह का, जिसका नाम है हाशिम। मिलिट्री ऑपरेशंस के मैनेजमेंट में इसका सीधा दखल है। राजनीतिक मामलों की भी देखरेख हाशिम सफीद्दीन करता रहा है और 2017 में यूएस ने इसे आतंकवादी घोषित किया था। भाई अब्दुल्ला भी हिजबुल्लाह का लीडर है, यानी जो दूसरा भाई है जिसका नाम अब्दुल्ला है, वो भी हिजबुल्लाह का ही लीडर है। लेकिन अब इस पूरे मामले पर जिस तरीके से देखिए, ये युद्ध जो बढ़ता ही साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, लेकिन अब उसका असर कुछ बयानबाजियों में भी दिखाई दे रहा है। आज जहां इस उमर अब्दुल्ला की तरफ से भी इसे लेकर एक बयान जारी किया गया और ये कहा गया कि इस तरह के हमलों को रोका जाना चाहिए। हमारे साथ आसिफ कुरैशी इस पर बात करने के लिए जुड़ गए हैं। आसिफ, अब चुनावों में भी एंट्री हिजबुल्लाह की हो चुकी है। जिस तरह से उमर अब्दुल्ला ने इस पर एतराज जताया और कहा कि इस पर रोकना चाहिए इजराइल को इस तरह के हमले करने से। शीरीन, देखिए, जम्मू कश्मीर में भी देखें तो एक बड़ी जो आबादी का एक हिस्सा है वो शिया समुदाय से है और कल जिन जगहों पर चुनाव होने हैं उनमें भी शिया समुदाय का वोट बहुत ज़्यादा है। ना सिर्फ उमर अब्दुल्ला, मैं बता दूं कि महबूबा मुफ्ती ने तो अपना चुनाव प्रचार ही स्थगित कर दिया, जबकि पीपल्स कॉन्फ्रेंस के इमरान अंसारी ने तो प्रचार में गाना बजाने और नारेबाजी तक प्रतिबंध लगा दिया, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के श्रीनगर के सांसद आगा रूहुल्लाह मेहदी ने भी अपना चुनाव प्रचार स्थगित करके उन विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लिया जो इसराइल के खिलाफ और हिजबुल्लाह के हक में यहाँ पे जो ऑर्गेनाइज किए गए थे। ना सिर्फ श्रीनगर, बडगाम, बारामुल्ला, बल्कि इसके साथ साथ करगिल और द्रास में भी इसराइल विरोधी प्रदर्शन हुए और उसकी जो है हिस्ट्री भी है, क्योंकि
कश्मीर घाटी का यानी जम्मू कश्मीर और ईरान का काफ़ी पुराना नाता रहा है। 1980 में जो आयतुल्लाह खुमैनी थे वो कश्मीर जब आए थे तो यहाँ पे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो शिक्षा को लेकर जोर दिया था। उसके बाद से ही हिजबुल्लाह का दखल यहाँ की स्थानीय राजनीति में रहा है और हर जो भी यहाँ पे विरोध प्रदर्शन होते हैं उसमें हिजबुल्लाह के झंडे भी देखे जाते हैं और इसमें भी चुनावी राजनीति का गणित कहीं ना कहीं हावी हो रहा है। इसी वजह से इस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इस पर हम आगे भी बात करेंगे, आप हमारे साथ रहिए। लेकिन नसरल्लाह के अंत के बाद हिजबुल्लाह ब्रिगेड एक्टिव हो गई है और सीधे तौर पर एक्शन में दिखाई दे रही है हिजबुल्लाह की सबसे खतरनाक यूनिट। और यहूदियों को निशाना बनाने के लिए हिजबुल्लाह की तैयारी से जुड़ा हुआ ये जो बड़ा अपडेट इस वक्त मिल रहा है, आसिफ, ये कितनी खतरनाक यूनिट है और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि अब ये एक्टिव हो गई है, इसका असर क्या हो सकता है? शिरीन, देखिए, ये यूनिट केवल लेबनान में ही मौजूद नहीं है बल्कि इसके जो लड़ाके हैं वो सीरिया में भी काफ़ी समय से लड़ते आ रहे हैं। सीरिया में ISIS जिन दिनों चरम पे था, हिजबुल्लाह ने अपने हज़ारों लड़ाके वहाँ पे लड़ाई में भेजे और पिछले 10 सालों से लगभग ये लड़ाके वहाँ पे जंग लड़ रहे हैं। यानी इनको बैटल की जो है यानी बैटल रेडी माना जा रहा है। काफ़ी खूनखार झड़पें जो सीरिया और इराक में लड़ी गई उसमें हिजबुल्लाह के ये लड़ाके हैं। और जैसे ही सीरिया यानी शाम और इराक में अब स्थिति सामान्य हो गई है तो हज़ारों की संख्या में ये लड़ाके वापस लेबनान आ चुके हैं और अब इस जंग का हिस्सा बनने जा रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं जो हिजबुल्लाह की तैयारी है वो दशकों पुरानी है। तकरीबन पिछले 50 सालों से ही वो इस इलाके में मौजूद रहे हैं। एक जो जिसको कहते हैं कि स्टेटलेस फोर्स, यानी जिनका कोई देश नहीं है, देश के बगैर दुनिया की नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन हिजबुल्लाह को माना जाता है और कई देशों में फैला हुआ है, ना सिर्फ सीरिया इराक बल्कि ईरान के साथ साथ जो यमन में भी है हिजबुल्लाह के लड़ाके लड़ रहे हैं। और वहाँ पे जो जिस तरीके की एक्सपर्टीज़ उनको हासिल है अब उसका इस्तेमाल वो लेबनान में करेंगे, इस बात की पूरी संभावना है। और इस युद्ध के लेबनान के भीतर भी बड़ा होने की इस वजह से भी आशंका है क्योंकि लेबनान खुद जहाँ पे पॉपुलेशन है शिया और क्रिश्चियन हैं तो उनके बीच में 70 की दहाई में एक खूनी जंग लड़ी गई थी, उसके दोबारा होने की भी आशंका बढ़ रही है। अगर इसराइल की तरफ से सदर्न लेबनान पे जो अटैक किया गया और हिजबुल्लाह और उसके बीच में डायरेक्ट जंग हो गई तो कई और देश इस चपेट में आ सकते हैं जिसमें प्रमुखता सीरिया और दिखाई दे रहा है। जिस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि तैयारियां हिजबुल्लाह भी कर रहा है और इजराइल भी अपने जो एक्शन है, जो हमले हैं वो लगातार नॉन स्टॉप उसके भी जारी हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आसिफ फिलहाल इस जानकारी के लिए और इस बातचीत के लिए। तो इजराइल के ताबड़तोड़ एक्शन से ईरान घबरा गया है। ईरान के सुप्रीम लीडर हैं अली खामेनेई, जिन्हें अंडरग्राउंड कर दिया गया, फिलहाल उन्हें किसी सीक्रेट लोकेशन पर पहुंचा दिया गया है। नसरल्लाह के खात्मे पर ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने दुनिया भर के मुस्लिमों से एक अपील भी की है और कहा है कि हिजबुल्लाह का सपोर्ट करें। ईश्वर की मदद और ताकत से अब लेबनान आक्रामक दुश्मन को पछताने के लिए मजबूर कर देगा। सभी मुस्लिमों को अपनी क्षमता के हिसाब से इस वक्त लेबनान के लोगों और हिजबुल्लाह के साथ खड़े रहना चाहिए। ईश्वर की मदद और ताकत से अब लेबनान आक्रामक दुश्मन को पछताने के लिए मजबूर कर देगा। सभी मुस्लिमों को अपनी क्षमता के हिसाब से इस वक्त लेबनान के लोगों और हिजबुल्लाह के साथ खड़े रहना चाहिए। मुस्लिम देशों से अपील कि हिजबुल्लाह को सपोर्ट करें। देखिए, मिडिल ईस्ट में इस वक्त टेंशन का माहौल है, लेकिन इस टेंशन पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं और कुछ सवालों पर गौर करना जरूरी है। आपको जल्दी से बता दें कि आखिर इसका असर क्या होगा और वो कौन से सवाल हैं। देखिए, नसरल्लाह को मारने के बाद अब इजराइल का क्या प्लान होगा, ये बड़ी बात, क्योंकि पहले इजराइल कह चुका है कि वो पूरी तरीके से हिजबुल्लाह को नेस्तनाबूद कर देगा। तो अब नसरल्लाह को मारने के बाद उसका अगला कदम, उसका प्लान आगे क्या होने जा रहा है। इसी के साथ सवाल नंबर 2 ये है कि नसरल्लाह के उत्तराधिकारी जो घोषित आज ही किया गया हाशिम, उसकी रणनीति अब आगे क्या होगी, क्योंकि बदला लेने की फिराक में तो वो भी होगा, तो हाशिम सफीद्दीन की रणनीति पर भी अब देखना होगा। सवाल नंबर 3 ये है कि इजराइल के ऑपरेशन के बाद ईरान की प्लानिंग क्या है। ईरान आखिर आगे अब क्या इस मामले में कर सकता है, क्या उसकी अब डायरेक्ट एंट्री होगी। इसी के साथ चौथा सवाल यह है कि क्या खामेनेई खौफ के कारण छिपे हैं या कोई बदले की तैयारी में वो जुटे हुए हैं, क्योंकि अभी तो किसी सीक्रेट लोकेशन पर हैं, वो अंडरग्राउंड हो गए हैं खामेनेई। क्या वहां से कोई बदले की तैयारी की जाएगी, कोई नई रणनीति तैयार की जाएगी और लेबनान में फुल स्केल ग्राउंड ऑपरेशन जल्द शुरू होगा क्या, ये भी फिलहाल एक सवाल है।
और देखिए, इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। एक बड़ी खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर से आ रही है। कठुआ में आतंक के खिलाफ मेगा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कठुआ एनकाउंटर का ड्रोन फुटेज सामने आया है। कठुआ एनकाउंटर में एक आतंकी मारा गया, दूसरे आतंकी की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कठुआ एनकाउंटर में हेड कांस्टेबल शहीद हुए हैं, जिसके बाद मेगा ऑपरेशन चलाया जा रहा है कठुआ में। इस वक्त की ये बड़ी खबर, कठुआ में आतंक के खिलाफ ये बड़ा ऑपरेशन, उसका एक ड्रोन फुटेज भी सामने आया है, किस तरीके से वहां पर इस ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। एक आतंकी को मार गिराने की खबर है और अभी दूसरा आतंकी जो छिपा हुआ है उसकी तलाश की जा रही है। ड्रोन फुटेज इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। छिपे हुए आतंकी को ढूंढने के लिए ये बड़े स्तर पर जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है, आसमान से उस नीचे जंगलों में खोजा जा रहा है, जो फिलहाल एक आतंकी यहीं कहीं इसी पूरे इलाके में छिपा हो सकता है और उसी की तलाश की जा रही है। कठुआ एनकाउंटर, आपको बता दें, इसमें एक हेड कांस्टेबल शहीद हुए हैं और अभी तक इस एनकाउंटर में एक आतंकी को भी मार गिराया गया है। अब इस एनकाउंटर को किस तरीके से चलाया जा रहा है, ये ऑपरेशन, उसी की ड्रोन फुटेज इस वक्त आप देख रहे हैं। निगरानी ड्रोन के जरिए उस पूरे इलाके को छाना जा रहा है, क्योंकि यहीं कहीं, वो कहीं भी आतंकी छिपे हो सकते हैं, जिन्हें ढूंढ निकालने के लिए और मार गिराने के लिए ये ऑपरेशन इस वक्त कठुआ में। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, कठुआ एनकाउंटर का ये वीडियो इस वक्त आप ड्रोन कैमरे से कैसे उस आतंकी को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। नीचे पूरा जंगल वाला एरिया जो आप इस वक्त देख रहे हैं, यहीं कहीं आतंकी के छिपे होने की आशंका के चलते अब ड्रोन की मदद ली जा रही है और ये मेगा ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है, जिसमें उस आतंकी को ढूंढने की कोशिश। और देखिए, कठुआ में जो 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, उन्हें इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट किया गया। इसका भी वीडियो सामने आया है, वो वीडियो आपको दिखाते हैं किस तरह से इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट किया गया। कठुआ में जो 2 पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं, एक हेड कांस्टेबल की मौत हो गई है, शहीद हो गए हैं वो, और इस वक्त जो घायल पुलिसकर्मी हैं उन्हें एयरलिफ्ट कर यहां से ले जाया गया है इलाज के लिए। उसी का ये वीडियो, जिस वक्त यहां से दोनों पुलिसकर्मियों को इस हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया, एयरलिफ्ट कर अस्पताल तक पहुंचाया गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। 2 पुलिसकर्मी जो घायल हुए हैं, एक हेड कांस्टेबल शहीद हुए हैं। इस खबर पर अभी हमारे पास ताजा अपडेट क्या है, अजय बाचलू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, कठुआ में अब बड़े स्तर पर यह ऑपरेशन चलाया जा रहा है, अभी ताजा जानकारी क्या है इससे जुड़ी हुई? देखिए शिरीन, कठुआ के बिलावर के कंडली इलाके का कोग गांव है। ये काफ़ी दूर दराज फार फ्लंग एरिया है और पूरा जंगल से घिरा हुआ इलाका है। इसीलिए शायद रेस्क्यू, जो कि 2 वीडियो हमने आपको दिखाया, इसमें इतनी देरी हुई। जहां तक ऑपरेशन की बात है तो ऑपरेशंस को खुद जम्मू कश्मीर के एडीजीपी मॉनिटर कर रहे हैं। डीआईजी जम्मू भी वहां पहुंच गए और लगातार पूरे इलाके को न केवल सुरक्षा बलों ने चारों तरफ से घेर लिया है, बल्कि अंदर भी एक व्यापक सर्च ऑपरेशन जो है चलाया जा रहा है। बॉडी रिट्रीव कर ली गई है एक आतंकी की, जो कि हमें इस ड्रोन फुटेज में भी दिख रही थी कि एक आतंकी को सुरक्षा बलों की फायरिंग में मारा गया है। अभी पुष्टि हुई है उसकी, तो उसकी बॉडी को भी रिट्रीव कर लिया गया है। लेकिन उसके साथियों की तलाश, क्योंकि सुरक्षा बलों का यह मानना है कि इसके कुछ साथी और हो सकते हैं, उनकी संख्या पर संशय है, लेकिन हाँ, साथी जरूर हो सकते हैं, जिनको ढूंढने के लिए अब न केवल जमीनी स्तर पर वहां पर व्यापक जो है सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, बल्कि आसमान से भी तीसरी आंख से लगातार वहां ड्रोन से नजर बनाई जा रही है, ताकि उस छिपे हुए आतंकी को ढूंढ निकाला जाए, जो कि इन घने जंगलों के बीच छिपा हुआ है। लगातार वहां पर न केवल जम्मू कश्मीर पुलिस, बल्कि सेना, अर्धसैनिक बल, वो टुकड़ियां वहां जा रही हैं और पूरे इलाके को, अगर मैं कह दूं कि पूरे इलाके की किलेबंदी कर दी गई है, तो गलत नहीं होगा। पूरे इलाके को घेर कर अब वहां पर व्यापक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ताकि उस आतंकी तक भी पहुंचा जाए, जो कि इस मरे हुए आतंकी का एक साथी बताया जा रहा है। जी शिरीन। ठीक है अजय, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और दिल्ली में कांस्टेबल की हत्या के केस में इस वक्त एक बड़ा अपडेट आपको बता दें कि इसके दोनों आरोपियों की पहचान हो गई है। दोनों आरोपी नांगलोई के रहने वाले हैं। कल रात कार रोकने पर कुचलकर भाग गए थे पुलिस। दोनों आरोपियों की इसके बाद से ही तलाश कर रही थी और अब इन दोनों की पहचान हो गई है। नांगलोई के रहने वाले बताए जा रहे हैं ये दोनों ही आरोपी
कल रात का ये मामला, जब कार रोकी पुलिसकर्मी ने तो पुलिसकर्मी को कुचलकर वहां किस तरीके से भाग गए, ये तस्वीरें सीसीटीवी में भी रिकॉर्ड हो गई, जिसके बाद से ही पुलिस को इन आरोपियों की तलाश थी और अब इनकी पहचान हो गई है। दोनों आरोपियों की तलाश कल रात से ही की जा रही थी। फिलहाल इनके बारे में जानकारी मिल रही है कि दोनों नांगलोई के रहने वाले हैं। नेपाल टू बिहार भीषण जल प्रहार। सितंबर का महीना खत्म होने में बस अब एक दिन और बचा हुआ है, लेकिन सैलाबी मुसीबत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। नेपाल में ऐसी बारिश हो रही है कि उसका असर बिहार तक देखने को मिल रहा है। नेपाल इस वक्त बाढ़ के कहर से जूझ रहा है। नेपाल के कई इलाके डूबे हुए हैं, लिहाजा बिहार की नदियां भी उफान पर हैं। कई जिलों में बाढ़ का खतरा बरकरार है। नेपाल से आया जो पानी बिहार में बाढ़ की दस्तक दे रहा है, उसी पानी से नेपाल में भीषण तबाही मची हुई है। तस्वीरें भी आप उसी से जुड़ी देख रहे हैं। नेपाल में बारिश की वजह से बिहार में बाढ़ कैसे इस वक्त मुसीबत बनकर टूट रही है। कोसी गंडक बराज से नेपाल ने पानी छोड़ा, 10 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया है। बिहार के सुपौल में कोसी नदी कैसे रौद्र रूप दिखा रही है, हमारे संवाददाता शशांक की ये रिपोर्ट देखिए। बिहार का शोक कहे जाने वाली कोसी नदी ने तांडव मचाना शुरू कर दिया है। निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है, पूरा इलाका जलमग्न है। इस वक्त हम सुपौल में बैरिया मंच इलाके में हैं। देखिए, लोग कमर तक पानी में जो है आ रहे हैं। यहाँ पर स्थिति भयावह हो चुकी है, झोपड़ियाँ डूब गई हैं। लोग अपने सामान के साथ ऊंचे स्थानों पर पलायन को मजबूर हैं। ये भाई साहब से हम बात भी करेंगे। देखिए, यहाँ पर जितनी झोपड़ियाँ हैं वो सब डूब गई हैं। जो जल स्तर है कोसी नदी का वो तेजी से बढ़ रहा है, खतरे के निशान को पार कर गया है। 55 साल बाद कोसी बैराज से 6 लाख क्यूसेक से ऊपर जो है वो पानी डिस्चार्ज हुआ है। उसी के कारण यहाँ जो है देखिए ये स्थिति देखने को मिल रही है। निचले इलाकों में बाढ़ यहाँ पर आ गया है। लोग अपने मवेशियों के साथ जो है सामान के साथ ऊंचे स्थानों पर पलायन को मजबूर हैं। हम यहाँ पे लोगों से भी जो है बातचीत की कोशिश करेंगे। ये बताइए, ये स्थिति कब से है यहाँ पे? हर वर्ष की भांति जो है इस वर्ष भी आया है, ये नहीं है कोई नया है। हर साल यहाँ पे आता है बाढ़। और कोसी जो है अभिशप्त नहीं है, हम लोग हैं यहाँ कोसी वासी हैं। सरकार जो है किसी का रहे, जब तक कोसी का अस्थायी समाधान नहीं होगा हर साल हम लोगों को ये चीज़ जो है झेलना पड़ता है। हर साल, जैसे कि हर साल दुर्गा पूजा आता है, दीपावली आता है ना, वैसे ही हर वर्ष यहाँ पे आता है। के जो है यहाँ से निकल रहे हैं। बाबा, अच्छा कहाँ जा रहे हैं भैया आप? क्या पूरा झोपड़ी बह गया है आप लोग का? लोग का सारा कुछ बह गया है। कोई देखने वाला नहीं है। कोई देखने वाला नहीं है? नहीं है। अच्छा, कितने मवेशी हैं आपके पास? हमारे पास 7 मवेशी है। 7 है। क्या क्या दिक्कत हो रही है? हम लोग का नहीं रोड बन रहा है, नहीं कुछ है, कटाओ घर भी कट रहा है। मवेशी के लिए चारा है कि वो भी खत्म हो गया? वो कुछ नहीं है, रहने के लिए है नहीं, चारा क्या करेंगे। कह रहे हैं जो एकदम इंटीरियर इलाका है वहाँ काफी पानी है। लोग नाव से सामान के साथ यहाँ आ रहे हैं किनारे पे और यहाँ से जो है जा रहे हैं और कह रहे हैं कि भूखे प्यासे हैं, सब कुछ हमारा बह गया, बहुत आक्रोशित है। तो जो स्थिति है बिहार में, हालात जो है, एक भी अनाज घर में नहीं है, सारा पानी में भस गया, सारा भस गया पानी में, एक भी अनाज नहीं है घर में। तो हर साल का यही हाल है, बाढ़ की वजह से लोग बेहाल हो जाते हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।